इस वीडियो सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे पीडी मैगजीन और ये फोकस है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पुलिस कांस्टेबल, जेओआईटी, क्लर्क एंड पटवारी। तो इन एग्जाम के अंदर या हाई कोर्ट क्लर्क ये जो एग्जाम है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो इस पीडी मैगजीन ऑफ मार्च मंथ के अंदर कवर किए गए हैं, वो सारे ही बड़े शॉर्ट वे से डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा और एंड में क्वेश्चंस की एक लिस्ट हम बनाएंगे जो इन टॉपिक पे बनी हुई होगी। लेट्स सी आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। सो वेल लेट्स डिस्कस। हम डिस्कस करेंगे मैगज़ीन प्रतियोगिता दर्पण और ये मार्च 2022 की मैगज़ीन है। तो मार्च 2022 में जो इम्पोर्टेंट इशू रहे हैं हम उनको कवर करेंगे। तो बहरहाल ये जो हमारी कवरेज है ये जेओआईटी एग्ज़ाम, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके साथ में हाई कोर्ट क्लर्क, पटवारी या पुलिस कांस्टेबल, इसके पर्सपेक्टिव से ये मैं कवरेज कर रहा हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं इसमें। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट पेज में इंफॉर्मेशन है हमें उसे ज़रा गौर से देखना है कि इस मैगज़ीन ने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी हुई है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जो पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। राष्ट्रीय आय 2021-22 एनएसओ के पहले अंतिम अग्रिम अनुमान ये कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में बातें बताई गई है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो बड़े एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चूंकि यहाँ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं उन एग्जाम के लिए। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने अपने नाम कर लिया है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो RCEP है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता, ये मैं इम्पॉर्टेंटली कवर करूँगा। भारत इजराइल राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ, ये कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मीन्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको रिलीज करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होगी, ये कवर की जाएगी और एग्जाम में आ सकता है हाई कोर्ट क्लर्क, जेओआईटी, इस तरह के एग्जाम में, पुलिस कांस्टेबल में भी। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और IMF की रिपोर्ट्स, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स हमेशा इवन इस लेवल के एग्जाम में भी पूछी जाती है। ICC के क्रिकेट पुरस्कार, तो यहाँ भी हम कवर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन, राफेल नडाल का रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम। अगर पूछते हैं आपसे कि इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने अपने नाम किया है, तो राफेल नडाल, ये इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आप थोड़ा सा इस मैगज़ीन के फ्रंट पेज को आगे देखेंगे तो इसमें अब नीचे जो है वो प्रश्न पत्र दे रखे होते हैं, जिसमें कि अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चंस पेपर एंड सॉल्यूशन के साथ दिए होते हैं। तो अच्छे एग्ज़ाम के लिए इनको भी चेक करना, क्योंकि ज़्यादातर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो लेट्स सी, ये इनके संपादकीय होते हैं, इंडेक्स है। अर्जित ज्ञान को याद रखना अनिवार्य है। आपके पास अगर मैगजीन है पीडी तो ये पहला पेज बड़ा ही फिलोसफिकल होता है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए अगर आपके पास समय है तो। अब ये आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके बारे में कहा गया हुआ है कि 2022 में जो परीक्षाएं आ रही हैं उनके बारे में कहा गया हुआ है। अगर मैं थोड़ी सी इसमें रोशनी डालूं तो इसमें SSC की परीक्षाएं आ रही हैं, और अगर मैं इसमें सिर्फ एक ही बात पे अगर फोकस करूं तो वो ये है कि जैसे कि CDS का हो गया, या एग्ज़ाम जो UPSC का है ये हमारे पास 5 जून को, तो जो UPSC एस्पिरेंट है 5 जून को उनका पेपर है। एंड बाकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है, प्रवेश परीक्षा 6ठी क्लास के लिए, वो है। तो ज़्यादातर ऐसे हिमाचल में जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो उनको यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की एक लिस्ट मिल जाएगी। बहरहाल लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, ये राष्ट्रीय घटनाक्रम में लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी बातें लिखी होती हैं।
एंड अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट हमारे पास है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के संदेश में कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष का उल्लेख। अब 73वां गणतंत्र दिवस है, ये आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया और आज 2022 है। तो 26 जनवरी को जब ये हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसकी पिछली शाम को मैंने 25 जनवरी को राष्ट्रपति जी देश के नाम एक संदेश छोड़ते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी ने भी संदेश दिया देश के नाम, और इसमें कोविड महामारी के बारे में उन्होंने जो है वो जिक्र किया हुआ है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ऐसा मुझे फैक्ट नज़र नहीं आया जिसके बारे में आपको ज़्यादा देखना चाहिए, मगर ये ज़रूर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं वर्षगांठ को भी इसमें जो है वो मनाया गया और राष्ट्रपति जी ने बार बार स्मरण किया नेताजी का। तो आज था सवाल कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी इस साल वर्षगांठ मनाई गई 125वीं, बड़े धूमधाम से मनाई गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जी ने बार बार उनका जिक्र किया, तो इसलिए हो सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में सवाल बन जाए इस बार। और अगर यहीं से देखें तो मुझे लगता है कि 125वीं वर्षगांठ मैंने उनके 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कहते हैं वो है। अब ये मैंने पूरा छांट लिया, इसमें जो खास नज़र कोई चीज़ आई नहीं, बस ये था कि हमने 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गणतंत्र दिवस के रूप में। ये एक सवाल मतलब यहाँ से जिनको नहीं जानकारी इंडियन पॉलिटिक्स की, वो जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। तो क्यों आखिर अप्लाई किया गया उसको या अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि 26 जनवरी 1930 को इसी दिन से नेहरू जी ने पहले प्रधानमंत्री जी ने जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे जो है तिरंगा फहराया था और ये कहा था कि हम इस दिन को आज़ादी दिवस के रूप में सिंबॉलिकली, मैंने एक तरह से जब हम गुलाम होते हैं तो भी हम अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए कि हम आज़ाद होंगे, उसके लिए एक तरह से सिंबॉलिकली हमने ये दिन 26 जनवरी एज स्वतंत्र डे मनाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने एज अ फ्रीडम डे मनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए फिर जब हम आज़ाद हुए 1947 15 अगस्त को, तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन रहा था। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, बट उसको अप्लाई किया गया उसी दिन, क्योंकि वो दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो उसी दिन उसको अडॉप्ट किया गया। ये बात यहाँ से जो आपको जाननी चाहिए थी। तो नाउ पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसमें मुझे इस साइड कुछ नज़र नहीं आया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अगर आपकी रुचि है बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में तो आप ऐसा कर सकते हैं। आज़ादी को हुए हमारे 75 ईयर्स हो चुके हैं, 75 वर्ष। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, वहाँ से लेके अब तक 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को। तो खैर ये अब जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आएगी वो मैं इधर से आपके लिए फोकस करता हूँ। पहली बात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर यहाँ के लिए विधानसभा चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर 5 राज्यों में। और ये हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, नाम उनका श्री सुशील चंद। नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, छोटे लेवल एग्जाम में पूछ सकते हैं। और कितने में हुआ? 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, या ऑलमोस्ट कंप्लीट समझिए। आगे बात करें तो इनकी अब इसमें काफ़ी डेटा दिया गया है कि कब चुनाव स्टार्ट हुए, लिस्ट कब हुई, इसकी फलना बातें कही गई। पहले आपको बता दूं, चुनाव की डेट थी 14 फरवरी, पर उसको थोड़ा टाल दिया गया क्योंकि 14 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती होती है। और आपको बता दूं, संत रविदास वही हैं जिन्होंने पंजाब में जो दलित तबका है उसके उद्धारण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। दलित रविदास जी को या बी आर अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं।
एक तरह से। तो संत रविदास जी की जयंती थी, तो पंजाब में अराउंड 25% जो पॉपुलेशन है वो दलित है, और पंजाब के इलेक्शन को काफ़ी मोबिलाइज करती है वो पॉपुलेशन। तो फिर ये था कि 14 जनवरी को वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं रविदास जी की जयंती। तो उस दिन चुनाव की डेट होगी तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होगा, तो इसलिए इसको आगे कर दिया गया। तो 17 जनवरी से चुनाव स्टार्ट हुए। अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर रविदास जी की जयंती किस तारीख को होती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने चुनाव को आगे डिले करवा दिया था। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। आगे हम बात करें तो मेरी नज़र फिर यहाँ पड़ती है सिर्फ कि गोवा, मणिपुर और पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो गोवा में 40 हैं एमएलए की सीट्स, मणिपुर में 60 है एमएलए की सीट्स, पंजाब में 117 है, उत्तराखंड में 70 है और उत्तर प्रदेश में 403 सीट्स हैं। सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और वहीं सबसे अधिक सीट्स भी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सीट्स याद रखनी है। ऑलराइट, तो एग्ज़ाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फलने प्रदेश में कितनी सीट्स हैं एमएलए की या विधानसभा, तो ये प्रश्न इन 5 में से बनेगा। मतदान आप जानते हैं कि छोटे अगर राज्य हों तो वहाँ एक ही चरण में हो जाता है, और अगर बड़े हों या थोड़े कॉम्प्लेक्स हों, थोड़े हिली एरिया हों जहाँ पे थोड़ी दिक्कतें रहती है मैनेज करने में, वहाँ 2-3 चरणों में हो सकता है। ऐसे सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, ये 7 चरणों में चुनाव हुए। माने चुनाव को 7 चरणों में डिवाइड किया गया, डिफरेंट एरिया को डिफरेंट डेज पे चुनाव करवाया गया। गोवा में एक ही चरण में हो गया, माने एक ही दिन वोटिंग हुई और ख़त्म। मणिपुर में 2 अलग डेट्स पे चुनाव हुए, वोटिंग हुई। और पंजाब में भी एक बार, उत्तराखंड में एक बार, और बाकी अभी जान चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन आपको जानना चाहिए यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बीता वर्ष 2021 अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा, भारतीय मौसम विभाग का ये आंकलन है, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आई डोंट थिंक कि आपके एग्जाम के लिए ये कोई इंपॉर्टेंस यहाँ रखता है, बट थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। जो फिलीपींस कंट्री है उसको ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया निर्यात करने वाला है। हम मिसाइल को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के हवाले से। इट्स वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, एक्सपोर्ट करते रहे हैं खाद्य उत्पाद और कई चीज़ें। अब डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो हम इंपोर्ट करते थे हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ मुझे लगता है, और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया के म्यूचुअल इधर से आप कह सकते हैं पार्टिसिपेशन है, दोनों की टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बात यहाँ से आपको जाननी चाहिए। आगे हम बात करें इससे आगे, तो मैं इसको अब आगे लेके जाता हूँ। समाचार विधा की टीआरपी रेटिंग पुनः शुरू। आप जानते हैं कि हर एक टेलीविजन चैनल की एक रेटिंग होती है, हर एक शो की एक रेटिंग होती है, ऑलराइट, और उससे मालूम चलता कि उसके व्यूअर्स कितने हैं, वो चैनल या वो शो कितना पसंद किया जा रहा है। न्यूज चैनलों की विगत 1 वर्ष से अधिक समय के बंद पड़ी टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। टीआरपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। टेलीविजन, चाहे वो डेली सोप सीरियल्स हों या दूसरी चीज़ें हों, इनकी टीआरपी होती है। टीआरपी के बेसिस पे किसी चैनल की जो पेमेंट डिसाइड की जाती है, या एक चैनल अपने शो की पेमेंट डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा शो की टीआरपी एक समय पे काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, तो उनको पेमेंट अच्छी मिल रही थी। बिग बॉस की रेटिंग बहुत अधिक है, मीन्स टीआरपी बहुत ज़्यादा है, तो उसको उस हिसाब से पेमेंट मिलती है वहाँ के कलाकारों को। जितना अच्छा करोगे उतनी हाई टीआरपी जाएगी आपके जो चैनल है उस समय पे, उस स्लॉट के अंदर। तो सवाल अब ये है कि बाक, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि समाचार जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी टीआरपी कौन डिसाइड करता है? तो ब्रॉडकास्टर
ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC, इसने एक साल तक जो है वो रेटिंग नहीं दी चैनल्स को, तो एक साल ठप रहा। रीज़न ये था कि बार्क के मुख्य अधिकारी, और एक चैनल है नाम उसका रिपब्लिक भारत, जिसको अर्नब गोस्वामी चलाते हैं, कहा ऐसा गया कि अर्नब गोस्वामी की तरफ से या रिपब्लिक भारत की तरफ से काफ़ी पेमेंट या घूस दी गई बार्क को, ताकि रिपब्लिक भारत की रेटिंग सबसे टॉप पे दिखाई जाए और ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा देखने जाने वाला चैनल जो है वो रिपब्लिक भारत है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। अब तक उसकी क्लैरिटी नहीं आई कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, कौन पकड़े गए इसके अंदर, मगर ये ज़रूर है कि इससे साह गिरी है बार्क की, कि बार्क एक पक्षपात तरीके से या पक्षपात करते हुए या घूस के द्वारा किसी चैनल की रेटिंग ज़्यादा दिखा रहा था। बराबर ये चीज़ यहाँ से। तो अब एक और बात, युद्धपोत। आप जानते हैं इस तरह के जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं जो वॉर के लिए नेवी द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, जहाँ किसी भी कंडीशनैलिटी में हम बड़े बड़े फाइटर जेट को उस पर उतार के उसको जो है वो मैंने वहाँ लैंड और टेक ऑफ करवा सकते हैं। तो जो स्वदेश निर्मित पहला विमान था वाहक युद्धपोत विक्रांत के समुद्री परीक्षणों का एक और दौर संपन्न। विदेश में निर्मित है, विक्रांत उसका नाम है। तो ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो उसके परीक्षण किए जा रहे हैं। उसकी क्षमता जो है 45,000 टन की है। अंडरस्टैंड दिस, 45,000 टन, एक टन में 100 किलो, इतना वजन वो उठा सकता है। बहुत ही हाई इसकी रेटिंग है। तो इसमें देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने काफ़ी ज़्यादा जो है देश के लोगों को इसके लिए जो है वो बधाई दी है। तो आई थिंक विक्रांत इज इम्पॉर्टेंट। आपसे पूछ सकते हैं कि स्वदेश में निर्मित जो युद्धपोत है उसका नाम क्या है? विक्रांत, जो अभी परीक्षण उसका हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये कोई भी डिवाइस है, इक्विपमेंट है, उसका पहले परीक्षण किया जाता है, तभी उसको फिर एक प्रॉपर वर्किंग मैकेनिज्म के अंदर उतारा जाता है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। सीमा पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनाव है। तो इंडिया और चीन के बीच में जो है 14th सम्मेलन हुआ, 14वां सम्मेलन। तो ये हो सकता है इंपॉर्टेंट, इतना हो या ना हो, मुझे इतना इसमें नज़र नहीं आता कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर आप जैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने जो है वो हाई कोर्ट क्लर्क या JOIT के पेपर देने हैं। चलिए हम आगे इसमें प्रोसीड करते हैं यहाँ से आगे कि और इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर। तो अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को नाइटहुड पदवी से सम्मानित किया गया। एस्पिरेंट्स, नाइटहुड पदवी वही पदवी है जो एक समय भारतीयों को भी दी जाती थी, जो जिससे अंग्रेज सरकार काफ़ी खुश होती थी, जिनके काम से अंग्रेज सरकार काफ़ी खुश होती थी, उसके लिए उनको ये नाइटहुड की पदवी दी जाती थी। तो याद होगा कि कई ऐसे लोगों ने नाइटहुड की पदवी हटा दी थी जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो बहरहाल अब इसमें टोनी ब्लेयर को मिला है। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो 1977 से 2007 तक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं और इनको सम्मानित किया गया। तो ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है। होता क्या कि जब किसी को नाइटहुड की पदवी दी जाती है तो उसके नाम से आगे सर लगाया जाता है एक फॉर्मल तरीके से। तो अब ये बन जाएंगे सर टोनी ब्लेयर। तो फॉर्मली एक पदवी जैसे किसी को जब ये दी जाती है तो उसके नाम के साथ हर किसी को सर लगाना होता है, या फिर सर लगाने की उनको परमिशन मिल जाती है। तो ये जो है वो एक टाइटल एक तरह से। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में फंडामेंटल राइट्स में कहा गया हुआ है। तो ये टाइटल की जो एक फिलॉसफी थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस समय दी गई थी कि टाइटल होंगे तो किसी को डिस्टिंग्विश करेंगे हम कि ओके ये गुड है ये बैड है, ऐसी बात। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और इसमें इंफॉर्मेशन। तो उत्तर कोरिया द्वारा नए वर्ष के पहले माह में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया है। तो उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया, मगर मुझे यहाँ से भी कुछ आपके लिए खास डेटा नज़र नहीं आया। परीक्षण उसने किया ज़रूर है, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं लगती मुझे कि जिसमें एग्ज़ाम के लिए पूछ सकते हैं। आगे हम देखते हैं
यहाँ पाकिस्तान के बारे में पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति वो मंत्रिमंडल की मंजूरी, ये मुझे खास नहीं लगता यहाँ से। हाँ, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक में 1 पायदान का सुधार, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ये मुझे कुछ ठीक ठाक लगती है, यहाँ से एग्जाम बन सकता है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और इसमें इंडिया का रैंक क्या है और नंबर 1 पे कौन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। और कौन सी संस्था है जो ये इंडेक्स रिलीज करती है, नाम उसका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑलराइट, तो यहां से देखिए इसमें ईएस में तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश डेनमार्क नंबर 1 पे है। इसका टोटल स्कोर 88 है, 100 तक स्कोर दिया जाता है 0 से 88, इसने टॉप स्कोर किया है और नंबर 1 रैंक है। फिर है फिनलैंड, फिर है न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन। ये कंट्री जो है बहुत ही बढ़िया है और इनके इंडेक्सेस करप्शन के बारे में, गवर्नेंस के बारे में बहुत ही अच्छे जो हैं वो मिले हैं हमेशा से। तो डेनमार्क है और नंबर 1 पे और फिनलैंड नंबर 2 पे है, इस तरह से। तो आगे हम देखें, वैसे लिखा ही रैंक 111 लिखा जरूर गया है, मगर आपसे कोई पूछे कि कौन है टॉप पे, तो डेनमार्क लिखेंगे आप। इनकी फिनलैंड और न्यूजीलैंड के भी रैंक सेम आ रहे हैं, मगर किसी एक को ऊपर रखा जाता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, तो डेनमार्क है। आगे हम बात करें तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले जो देश हैं वो आपके सामने हैं। दक्षिण सूडान है, सीरिया है, सोमालिया है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला जो है वो सूडान हुआ, दक्षिण सूडान, ये आप याद रखिए यहाँ से। और हम यहाँ देखें तो इंडिया का रैंक जो है वो 85 है, तो 1 का सुधार है। तो आपसे पूछ सकते हैं भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, तो रैंक है उसका 85। ऑलराइट, तो ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको मालूम होनी चाहिए। संबंध सामान्य होने के पश्चात इजराइल के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा। संबंध अच्छे हुए। यूएई आप जानते हैं कि यूनाइटेड अरब अमीरात्स, तो संयुक्त अरब अमीरात जो हैं उनके साथ इजराइल के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं। इजराइल वो देश है जिसका फिलिस्तीन के साथ क्या झगड़ा है, आप जानते हैं सभी लोग, जेरूसलेम को लेके। तो पूरी जो मुस्लिम कंट्री हैं दुनिया की, उन्होंने घेरा हुआ था इजराइल को एक लंबे समय तक, क्योंकि जो जेरूसलेम है वो झगड़े का मामला है, झगड़े का मसला है बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। इजराइल उसको टेक ओवर करना चाहता है बाय फोर्स, और फिलिस्तीनियों का मानना है कि ये उनकी जगह है। अभी डिस्प्यूट है, यूनाइटेड नेशन ने 2 नेशन थ्योरी से इसको, सॉरी 2 स्टेट सोल्यूशन से इसको कहा कि भाई अभी फिलहाल किसी एक का ही नहीं है, दोनों ही इसको गार्ड करिए, और फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। मगर जिस तरह से बॉम्बिंग की, जिस तरह से अटैक्स हुए फिलिस्तीन के ऊपर बाय इजराइल, तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम कंट्रीज़ ने, फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है तो उसकी सपोर्ट में इजराइल को बॉयकॉट किया था। मगर आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कंट्रीज अब इसके साथ मिल रही हैं, नज़दीक आ रही हैं, और यूएई जैसी कंट्री जो है ने अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने की बात कह दी है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हाल फिलहाल में इजराइल के साथ संबंध अच्छे किस मुस्लिम कंट्री के हुए हैं या उन्होंने ऐसा कहा है, तो यूएई है। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लरिकल और हाईकोर्ट क्लर्क के जेओए के लिए आई थिंक ये बन सकता है, ये पुलिस कांस्टेबल के लिए ये बन सकता है, और पुलिस कांस्टेबल बन सकता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो नफ्ताली बेनेट, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ से तो ये चीज़ यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकती है। अब देखिए यहाँ लिखा क्या है, अबू धाबी में के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जावेद अल नाहयान से वार्ता करते इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हज़ार्क। तो उनके राष्ट्रपति का नाम क्या है? और आपको बता दूं, जो ये यूएई है इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे जो प्रिंसेस हैं या किंग हैं वो चलाते हैं इजराइल को। ऑलराइट, तो एक तरह से आप जान जाइए कि शेख मोहम्मद बिन
जावेद अल नाहयान जो हैं वो उसके चीफ हैं, वो चलाते हैं यूएई को, और यहाँ के राष्ट्रपति है एंड प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, इनको याद रखिएगा। ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से जानना। कोरोना वैक्सीन को जब अनिवार्य किया गया है तो कनाडा के अंदर कई तरह के लोगों ने विरोध किया इसका कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। अब जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर काफ़ी लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। उनका मानना है कि जो वैक्सीन है वो लगाना ना लगाना एक पर्सन की फ्रीडम होनी चाहिए, कंपलसरी उसको नहीं करना चाहिए। पर आप जानते हैं कि कोई भी वायरस जब फैलता है एक से दूसरे पर्सन के ऊपर तो कंप्लीट वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जिसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है तो हम उसमें फ़िलहाल नहीं जाएंगे। अब आर्थिक वाणिज्य परिदृश्य है, इसमें कहा गया है कि इंडिया की जीडीपी क्या रहेगी। भाई इसके अंदर कहा गया है कि इंडिया की जीडीपी जो है वो 9.2% हो सकती है। सकल घरेलू उत्पाद तो खैर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता ये कि क्या रहेगा, कि जीडीपी के आंकलन जो हैं वो बदलते रहते हैं। पर हाल ही में जो एनएसओ की रेटिंग है वो कहती है कि भाई 9.2 रहेगा, तो ये मुझे लगता है कि एनएसओ की ये जो है 9.2 कहना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मगर आपके लेवल ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो मुझे नज़र नहीं आता ये। तो देखिए भारत की वृद्धि दर की हम बात करें, कोविड के समय में 19-20 और जैसे ज़्यादा कोविड की जब 2021 और 22 में देखिए कितनी नेगेटिव 24.4 जीडीपी चली गई थी हमारी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड की महामारी में हमारी जीडीपी सर्वाधिक जो नीचे गई थी वो कहाँ तक गई थी, -24.4% तक। उसके बाद फिर दूसरी तिमाही में जो है वो मैंने नेक्स्ट क्वार्टर में जीडीपी हमेशा क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज की जाती है, तो 7.-4 यहाँ देखिएगा जीडीपी हमेशा क्वार्टरली बेसिस पे। जैसे कि आपको बता दूं 12 महीने होते हैं तो उसमें क्वार्टर कितने का होगा, 3 महीने का। तिमाही मतलब 3 माह, तो जीडीपी हर 3 माह के बाद जो है एनालाइज की जाती है। उसके बाद अगली तिमाही में 0.5 आई, फिर कुछ दुकानें मार्केट बाजार ओपन हुई तो थोड़ी हलचल बनी। चौथी तिमाही में 1.6 आई। अब जो 21 और 22 की पहली तिमाही थी उसमें जो है वो जीडीपी 20.1 आ चुकी है, क्योंकि एकदम से मार्केट ओपन होती है तो स्वाभाविक है कि जीडीपी जंप करेगी फटाफट से, मगर स्टेबिलिटी उसमें नहीं होती है। स्टेबिलिटी है अब इस जो दूसरी तिमाही आई है 21-22 की, उसमें दैट इज़ 8.4%। तो ये जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ से कि आपको पूछ सकते हैं कि हमारी जीडीपी जो है दूसरी तिमाही में कितनी थी, तो 8.4%, मगर सबसे नीचे रही 24.4%। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और सभी आंकड़े ये कौन रिप्रेजेंट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये रिलीज करता है सारे आंकड़े जीडीपी के बारे में। अब काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं है यहाँ से, और मैं पते की चीज़ों के ऊपर जो है जाऊँगा। इंपॉर्टेंट में नहीं लगती हैं बेशक। देखिए ये जान जाइए आप, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं एवं क्षेत्रों में जीडीपी की वृद्धि। और हम देखें तो अमेरिका की 0.6 वृद्धि है, जापान की है 0.8, और इस तरह से अगर देखें चीन की, ये चीन हमारा पड़ोसी, उसकी जो ग्रोथ है वो -0.6 है। भारत की ये 2022 के लिए 0.8 ऑन द एवरेज 2022 में ये रही, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव गई फिर पॉजिटिव गई, तो नेट आपके पास है वो ये बन के यहाँ सामने आई 0.8। तो ये है जीडीपी का प्रतिशत में नेट इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, तो अब ये आपके लिए जानना इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि नहीं था, मगर फिर भी कुछ आंकड़े हमारे पास होने चाहिए कि नेट कितनी पाई गई है। तो यहाँ से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही हैं, तो ये जान जाइए आप। अब आगे जो है
एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए कि 69 ईयर्स के बाद, 69 साल के बाद जो एयर इंडिया है वो पुनः टाटा ग्रुप की होने वाली है। इसमें टाटा ग्रुप वालों ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई है इसमें, और इसको अपने नाम कर लिया है। एयर इंडिया काफ़ी घाटे में थी, सरकारी कंपनी, और इसको ऑक्शन किया गया, नीलाम किया गया, और फिर एयर इंडिया टाटा की बन चुकी है, जो पहले टाटा की थी। 1953 में सरकार ने उसको नेशनलाइज कर दिया था, विच मीन्स अपने अंडर ले लिया था। तो अब 69 ईयर्स के बाद ही अब दोबारा टाटा के पास ले गई। तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं वो हैं एस चंद्रशेखरन। तो ये इंपॉर्टेंट है आ सकता है एग्जाम में कि टाटा कंपनी के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है, एन चंद्रशेखरन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। पुलिस कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स याद रखिए, ये नाम चंद्रशेखरन इंपॉर्टेंट है टाटा ग्रुप का जो चेयरमैन है। अब एब्रीविएशन है जैसे कि IYBSSD, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और CBDC, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत में डिजिटल करेंसी चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जारी हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है, जैसे बिटकॉइन के जैसे। तो ये CBDC की फुल फॉर्म याद रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नियुक्तियां हमेशा पुलिस कांस्टेबल क्लरिकल एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछी जाती रहेंगी, याद रखिए। तो नियुक्तियों के बारे में हम सोमा शंकर प्रसाद की बात करें, यूको बैंक के ये नए CEO और MD हैं, थोड़ा याद रखिए इनके नाम को, यूको बैंक के। आगे हम बात करें यहाँ से आगे, तो अलका मित्तल को ONGC कंपनी के क्षेत्र में नया कार्यभार मिला है, चेयरपर्सन का। तो अलका मित्तल का भी नाम याद रखिए आप। ONGC बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC। तो उसका चेयरपर्सन का प्रभार इनको मिला है। आगे जो मेरी नज़र में है वो हैं उर्जित पटेल जी, जो एक बार RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। सो RBI के पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में उपाध्यक्ष का मौका मिला है बनने का, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये नाम आगे हम देखें इसमें। तो इसरो की हम बात करते हैं। इसरो को नए चेयरमैन मिल चुके हैं। इसरो जिसने काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं थोड़े कम समय में, बहुत ही कम बजट में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और रॉकेट लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना इसका मेन मुख्य काम रहा है। इसरो के नए चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। चलिए, तो यहाँ से बात है इसमें। तो इसरो के नए चेयरमैन की लिस्ट में ये 10वें नंबर पे हैं। सबसे पहले चेयरमैन थे इसरो के विक्रम साराभाई, बहुत बड़े नाम। इन्होंने इसरो को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से रेडी किया इसरो को। और फिर MG मेनन, ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है वैसे तो, मगर फिर भी आप याद रखिए कि आखिरी थे के सिवान, किरण कुमार उससे पहले थे, और अब एस सोमनाथ हैं। तो अभी वाले 10वें हैं, और पहले थे विक्रम साराभाई। बहुत बड़ा नाम विक्रम साराभाई का, बहुत उपलब्धि इनके नाम है। वेरी वेरी ग्रेट पर्सन। किसी चीज़ को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद फिर भी आगे एक राह बन चुकी होती है, आगे लेना इतनी मुश्किल बात नहीं होती, मगर उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना और कंप्लीट मोटिवेशन के साथ लगना एक डिफरेंट टास्क है। आगे बढ़ते हैं जी। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। ये न्यूज़ क्यों ऐसी रही? क्योंकि इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, महिलाओं को इतना बड़ा मौका नहीं मिला है बड़े बड़े पदों के ऊपर रहने का। ऐसा लगता है कि इंडिया में जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इंप्रूवमेंट हुई है, महिलाओं को मौका मिला है अच्छे बड़े पदों पर रहने का, तो पाकिस्तान ने भी अब एक तरह से अपनी लिबर्टी को दिखाने की कोशिश जरूर की है। जैसे आयशा मलिक
नाम याद रखिएगा कि आयशा मलिक जो है, इनको पाकिस्तान में के सर्वोच्च न्यायालय में ये पहली महिला न्यायाधीश हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे थल सेना के नए उपप्रमुख हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर अब जानते हैं कि फिर भी आपने अगर टाइम है तो याद रखिए इसको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट यहाँ है कि वी अनंत नागेश्वरन सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आप जानते हैं कि ये वो पर्सन होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर माने वित्त मंत्री को एडवाइजरी जारी करता है, एडवाइस देता है बजट के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर। कोई भी वित्त मंत्री जो होता है उसका ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स से होता है। पॉलिटिक्स में अच्छा करने से ये मंत्री बनते हैं ज़्यादातर केसेस में। हो सकता है कि वो इकोनॉमिक्स से इतने जुड़े हुए नहीं, उनको इतनी अच्छी क्लियर कट नॉलेज नहीं है इकोनॉमिक्स की डेली बेसिस पर, हैंडल करना मुश्किल हो, तो उनके लिए फिर एक टीम होती है, एक बैठी होती टीम, और आर्थिक जो सलाहकार होते हैं मुख्य, पर्टिकुलरली बजट मेकिंग में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर को ये जरा सलाह देते हैं, इनके डाउट को रिजॉल्व करते हैं, या यूं कह लीजिए कि इनके साथ हमेशा हर एक पॉलिसी मेकिंग, हर एक बजट मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। सो अवार्ड की हम बात अब कर लेते हैं। अवार्ड में क्या बात है, जैसे ये देखिए पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की हम बात करें तो इस साल 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने स्पोर्ट्स में या संस्कृति, बहादुरी, अच्छे ब्रेवरी वाले काम किए हों, इसके अंदर अच्छा काम करने पे इनको अवार्ड दिए जाते हैं। और ये बच्चों में एक मोटिवेशन पैदा करना है कि बच्चे मोटिवेट हों अच्छा करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ये 29 बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। ऑलराइट, तो आगे हम देखें इसके अंदर। तो और मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नजर चीज़ नहीं आती है, मगर एक नाम है, 15 लड़के हैं, 40 लड़कियां इसके अंदर। बाकी कला संस्कृति, मुझे ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं लगते कि ये कोई इतनी न्यूज़ मेकिंग नाम नहीं है, तो इसलिए आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बातें पढ़िए जितनी इंपॉर्टेंट है। शौर्य चक्र दिए गए हैं 2022 में। सेना के अंदर बहादुरी दिखाने पे शौर्य चक्र दिए जाते हैं। तो 12 शौर्य चक्र दिए गए हैं और उनमें से 9 को मरणोपरांत दिया गया है। शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने वालों में 17 मद्रास रेजिमेंट, 17 मद्रास रेजिमेंट के नायब सूबेदार श्रीजीत एम को मरणोपरांत, और हवलदार नील कुमार को ये नाम है। मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि 12 दिए गए हैं बस। तो 12 शौर्य पुरस्कार दिए गए हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो आपदा प्रबंधन, आपदा माने नेचुरल डिजास्टर में मैनेज करने के लिए ये पुरस्कार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे दिया गया। तो आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किस महापुरुष के नाम पे अवार्ड सरकार दे रही है, तो है सुभाष चंद्र बोस। तो GIDM के जो उपाध्यक्ष हैं विनोद शर्मा को ये दिया गया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि इसमें 51 लाख रुपए मिलते हैं और एक अमाउंट है इसमें। आई डोंट थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट अब ये इम्पॉर्टेंट है जो मेरी नज़र में यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है। 21 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए हॉलीवुड के प्रतिष्ठित 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं। ये फिल्म और संगीत में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जो आपको जानना चाहिए। अब इसमें क्या क्या है, सीधी सी बात है, हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? द पावर ऑफ द डॉग, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म है यहाँ पे जिसमें दी गई है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो विल स्मिथ है, ये नाम याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो निकोल किडमैन है, और ये 3 ही नाम आप याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंटली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा है। अभिनेत्री के बारे में इतना पूछा नहीं गया क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो मूवीज़ हैं, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, उसमें मेन की परफॉर्मेंस पे ही ज़्यादा गौर किया गया, क्योंकि जो मेन
किरदार है वो मैन को ही दिए गए हैं या मैन को ही मिले हैं, ये है इसके अंदर। और अगर हम राइट साइड आएँ तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा, दूसरा वो तीसरा स्थान जो राजस्थान और तमिलनाडु को मिला है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंदर 6 अवार्ड की हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश है वो टॉप पे रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट बी नोइंग। तो इस तरफ के इम्पॉर्टेंट सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में पुरस्कार की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो हैं उनकी बात करेंगे। इसमें भारत की स्मृति मंधाना को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। तो आईसीसी ने सबसे बड़े पुरस्कार की अनाउंसमेंट्स की है। स्मृति मंधाना का आप नाम याद रखिए, इसमें सबसे बड़ा जो है पुरस्कार इनको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला खिलाड़ी का पुरस्कार। और यहाँ है कुछ और लिस्ट जिसमें कि आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का नाम जो रूट है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान माने इमर्जिंग प्लेयर जो हैं वो जाने मन मलान जो हैं, ये मैं इनका नाम कभी सुना नहीं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन हैं ये। आईसीसी रिपीट स्पिरिट सॉरी आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार डैरिल मिशेन है ये। सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट्स क्रिकेटर जीशान मकसूद ओमान के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अंपायर ऑफ ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं मुझे लग रहे हैं, और मेन उस पे आते हैं महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी विमेन जो हैं वो लिजाले ली हैं दक्षिण अफ्रीका के। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी जो है विमेन T20 में टेमी ब्यूमॉट है इंग्लैंड की। और ऐसे कुछ एक नाम हैं जो आपको यहाँ से जानने चाहिए थे, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ छोड़ गए हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो अवार्ड है शाहीन अफरीदी को गया है पाकिस्तान के। वनडे क्रिकेटर बाबर आजम तो पाकिस्तान के ही ज़्यादातर लोग ले गए इसमें। तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर ये हो गए, अच्छे ओडीआई में ये कर गए हैं। और आप देखते हैं कि ये रिजवान भी यहाँ पे हैं, तो कहाँ गए या T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो मोहम्मद रिजवान, तो इनका ये छाए इस बार। फीफा में वर्ष 2021 के पुरस्कार। फीफा आप जानते हैं, फीफा की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसमें जो पुरस्कार दिए गए हैं उनकी भी हम बात करेंगे। तो एक लिस्ट है जो आपको याद होनी चाहिए। फीफा के पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, एक सेकंड, ये चोपड़ा कहाँ से आ गई, ये तो अलग हो गई लिस्ट। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ये पोलैंड से हैं, रॉबर्ट। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर ये इनका नाम है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच ये दो नाम इंपॉर्टेंट, महिला और पुरुष वाले नाम इंपॉर्टेंट हैं, इतना ये बस आप नाम याद रखिएगा यहाँ से। ESPN इंडिया मल्टी रिपोर्ट पुरस्कार नीरज चोपड़ा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी। मीराबाई चानू को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है ESPN इंडिया मल्टी रिपोर्ट के अंदर, ये भी याद रखिएगा। और नीरज चोपड़ा वहीं जिन्होंने गोल्ड लाया इस बार ओलंपिक से, तो दिस इज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। अब पद्म अलंकरण की हम बात कर लेते हैं। इस बार पद्म भूषण पद्म विभूषण ये अवार्ड किन किन को दिए गए, ये इंपॉर्टेंट है। पहले लिस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। लिस्ट क्या है पहली बात तो 128 टोटल अवार्ड्स दिए गए। इसमें पद्म विभूषण भी थे, पद्म भूषण भी थे, पद्मश्री भी थे।
4 पद्म विभूषण मिले हैं, 17 पद्म भूषण मिले हैं और 107 पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं। टोटल हो गए 128। जनरल विपिन रावत जी जिनका एक घटना में देहांत होता है हमारे सामने है, और हम इनकी अब नाम ले लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन थे। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि उनके नेम्स। तो पद्म विभूषण जो आप जानते हैं कि भारत रत्न से नीचे का अवार्ड है और पद्म की श्रेणी में सबसे ऊपर है। सुश्री प्रभा अत्रे, और कला मने आर्ट में इनको अवार्ड मिला, महाराष्ट्र से इनका कनेक्शन है। याद रखिएगा नाम और उनका किस फील्ड से कनेक्शन है इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आता है कि सुश्री प्रभा अत्रे जो है इनका संबंध कौन सी फील्ड के साथ है। कई बार स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि भाई ये नाम हम कैसे याद रखें, इतने नाम होते हैं दुनिया में। तो आपको बता दूं वही चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में जिनका हाल ही फिलहाल में नाम इंपॉर्टेंटली जो है वो कवर किया गया होता है। श्री राधे श्याम खेमका मरणोपरांत, इनका कनेक्शन है साहित्य और कला के साथ, शिक्षा के साथ। जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया हुआ है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। श्री कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश के सीएम भी रहे और इनको जो है वो पब्लिक अफेयर्स बने, पॉलिटिशियन और ये जो होते हैं इनको इस फील्ड में अवार्ड देते हैं, उत्तर प्रदेश इनका ताल्लुक है। पद्म भूषण 17 मिले। गुलाम नबी आज़ाद जी भी थे जो कांग्रेस पार्टी के मुख्य नेता हैं, और ये काफ़ी इनको क्रिटिसिज्म मिला कि जो है बीजेपी ने इनको ये अवार्ड दिया है, नाम दिया है, तो क्रिटिसिज्म रहा इनका थोड़ा सा। तो ये कुछ नाम हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं पर आप याद कर लीजिएगा। 17 नाम है, आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। मुझे जो मेरे फेवरेट हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। जैसे मेरे फेवरेट में से उस्ताद राशिद खान हैं जो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, तो इसलिए उन कला में जो है वो पद्म भूषण अवार्ड मिला है, तो मुझे थोड़ा इनका ये रहा। और नटराजन चंद्रशेखरन बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, उनको व्यापार में मिला है। सुंदर पिचाई जो आप जानते गूगल के सीईओ हैं, उनको इसमें मिला। साइरस पूनावाला बिजनेस में काफ़ी बड़ा नाम है, इनको ही मिला। और अगर हम नीचे देखें थोड़ा और, तो जो मुझे आता है इंपॉर्टेंट मेरे लिए हैं नाम, तो बस ये और ये 3-4 इंपॉर्टेंट नाम थे। राशिद खान, ठीक है, तो ये नाम है। 17 आपको नाम पता होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है, मगर पद्म भूषण के जो 4 नाम है ये इनको आप याद रखिएगा। तो अब पद्मश्री जो है 107 है, कोई नहीं पूछता आपसे पद्मश्री। हाँ, ये ज़रूर है कि कितने पद्मश्री दिए गए इस बार, ये इंपॉर्टेंट है 107। उनके नाम क्या है वो ये कोई पूछता नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को।